हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, कैसे ये काम करता है। हमने सारे ही जो टेक्सोन हैं उन सारे टेक्सोन्स को एक एक करके भी समझ लिया था। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है, फाइलम, किंगडम, ये सारे कौन से स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की, कौन सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है या फिर टेक्सोन होता है। तो हमने किंगडम, स्पीशी, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब आज के छोटे से वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, कुछ साइंटिफिक नेम आपको दिए हुए हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक में पूरा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल को हमें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इन चारों के अलावा भी कुछ साइंटिफिक नेम आ सकते हैं, लेकिन इन चारों को तो हमें करना ही करना है। साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम में तो सिर्फ हम दो ही चीजें करते हैं, उसका जीनस नेम यानी कि जीनस नेम यानी कि वंश लिखते हैं, और जाति यानी कि स्पीशी लिखते हैं। बट यहाँ पर हमें उसका स्पीशी से लेकर के किंगडम तक की सारी चीजें लिखनी है, मतलब उसका एक ऑर्गेनिज्म का पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है, उसको स्पीशीज से लेकर किंगडम तक आप टेक्सॉन्स में डिवाइड कर रहे हो, टेक्सॉन्स में उसको अरेंज कर रहे हो। तो हम पहले देख लेते हैं, जैसे कि मानव, मैन, ह्यूमन का आपको साइंटिफिक नेम तो पता ही है। साइंटिफिक नेम में हम क्या लिखते हैं, उसका जीनस लिखते हैं, उसकी स्पीशी लिखते हैं, वंश और जाति लिखते हैं। तो पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसके जीनस में क्या लिखेंगे, होमो, और इसकी स्पीशी क्या हो जाएगी, सेपियंस। ये तो हुआ इसका जीनस और स्पीशी नेम। अब पहले हम बात करते हैं किंगडम की। अब मानव है, ह्यूमन है, तो क्या हमें ये समझ आ रहा है कि 5 किंगडम में से ये कौन से किंगडम में जाएगा? ये ऑब्वियस बात है, एनिमेलिया किंगडम में जाएगा। तो हम इसका किंगडम क्या लिखेंगे, एनिमेलिया, जंतु जगत। अब एनिमेलिया किंगडम हो गया। अब एनिमेलिया किंगडम के अंदर हमने देखा था बहुत सारे फाइलम्स के नेम, अगर आपको याद हो, मैंने ये सारे फाइलम्स के नेम आपको बताए थे। कॉर्डेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, इसके अलावा सिलेंट्रेट हो गया, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ऑर्थ्रोपोडा, एनालिडा, ये सारे फाइलम्स है। तो हमें ये समझ आता है कि ह्यूमन है, वो ह्यूमन किस फाइलम के अंदर आता है, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। तो हमारा फाइलम भी हमें याद है, कॉर्डेटा, ठीक है। अब कॉर्डेटा के अलावा अब हम नीचे आए तो हम देखते हैं क्लास, हम कौन सी क्लास के अंदर आते हैं। तो मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए ह्यूमन किस क्लास के अंदर आता है, मेमेलिया क्लास के अंदर आता है। तो हमने क्लास लिख लिया, मेमेलिया। क्लास से छोटा हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर के अंदर हमें क्या मतलब ह्यूमन कौन से ऑर्डर में आता है, प्राइमेटा में, अगर आपको याद हो। प्राइमेटा यानी कि जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं। तो ह्यूमन किसके अंदर आता है, प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर आता है। अब लास्ट बचती है इसकी फैमिली, ये किस फैमिली में आता है, होमोनिडी, होमिनिडी जिसको हम कहते हैं, होमोनिडी फैमिली। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है किसका, मानव का, ह्यूमन का। दूसरा ऑर्गेनिज्म देखिए हमारे पास है मक्खी, जिसको हम हाउस फ्लाई कहते हैं। हाउस फ्लाई का आपको साइंटिफिक नेम भी आता होगा, मस्का डोमेस्टिका, जिसको हम लिखते हैं मस्का डोमेस्टिका, क्योंकि ये नॉर्मली घरों में मिलती है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। अब क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये भी एक एनिमल है, अगर एनिमल है तो फिर ये किस किंगडम में जाएगा, एनिमेलिया किंगडम में। इसका मतलब ये भी किस किंगडम का मेंबर है, एनिमेलिया। अब बात करें इसके फाइलम की, ये कौन से फाइलम में आता है। अगर आपको इसकी क्लास पता हो, इंसेक्टा क्लास का ये मेंबर है, तो आपको समझ आ जाएगा जितने भी इंसेक्टा है वो सारे ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो इसका संघ क्या हो जाएगा, ऑर्थ्रोपोडा, सॉरी, जॉइंटेड अपेंडेजेस जिसके अंदर मिलते हैं, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। क्लास इसकी कौन सी हो जाएगी, इंसेक्टा, ठीक है। अब बात करें इसके ऑर्डर की, इसका ऑर्डर होता है डिप्टेरा, डिप्टेरा, ये क्या है, इसका ऑर्डर है। बात करें इसकी फैमिली की, ये किस फैमिली में आती है, तो ये आती है मस्कीडी फैमिली में, मस्कीडी फैमिली। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सही करेंगे,
चलना ही। मस्कीडी फैमिली। ठीक है, तो ये हुआ मक्खी हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मैंगो। देखो ये दोनों तो क्या थे, एनिमेलिया किंगडम के मेंबर थे। मैंगो नाम से समझ में आ रहा है कि मैंगो और गेहूं व्हीट ये दोनों ही किस किंगडम में जाने वाले हैं, ये प्लांटी किंगडम के मेंबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लांटी। मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ ताकि आपको ये याद करने में आसान हो। चाहूँ तो मैं यहाँ से सीधा आपको लिख के ले जाकर बता सकती हूँ, बट ऐसा नहीं करना है। हमें इस चीज को कैसे याद करना है, आपको जो सिंपल तरीका लगे, जिस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर आप सीक्वेंस में स्पीशी टू किंगडम याद कर सकते हैं तो आप सीक्वेंस में याद करिए, या फिर समझ समझ के अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो समझ के लर्न करिए। देखिए आम मैंगो किस किंगडम के अंदर आएगा, प्लांटी किंगडम के अंदर आएगा। अब आपको याद होगा जब आप प्लांटी किंगडम पढ़ते हैं तो आप प्लांटी किंगडम के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म देन एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। तो ये जो मैंगो है ये हायर प्लांट है। ये किसके अंदर आता है, किस संघ, किस फाइलम। अच्छा, हम प्लांट के केस में यहाँ पर क्या वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन, भाग। मैंने आपको ये बताया था। तो ये किस डिवीजन का मेंबर है, ये एंजियोस्पर्म का है। किस में आता है, ये आवृत्त बीजी के अंदर आता है, एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। अब अगर इसकी बात करें क्लास की, क्लास कैसे डिसाइड की गई है इसकी, ये डाइकोट है या मोनोकोट है। मैंगो जो होता है, मैंगो के सीड को अगर आप ब्रेक करोगे टू पार्ट्स में, टू इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाता है। ये किस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, डाइकोटिलिडन। तो ये डाइकोटिलिडनी क्लास के अंदर आता है, डाइकोटिलिडनी, यानी कि एक डाइकोट है ये। गण इसके ऑर्डर की बात की जाए तो ये आता है सेपेंडेल्स में। सेपेंडेल्स, आपको बस यहाँ पर ये कुछ दो चीजें याद करनी पड़ेगी, इसकी फैमिली और इसका ऑर्डर। सेपेंडेल्स इसका ऑर्डर है, और एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी इसकी क्या है, फैमिली है। एनाकार्डिएसी आम या मैंगो की फैमिली है। और इसका हमें साइंटिफिक नेम तो आता ही है, इसका जीनस नेम क्या है, मेंजीफेरा, मेंजीफेरा। और स्पीशी नेम में क्या हो जाएगा, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये हुआ मैंगो का। लास्ट हमारे पास है व्हीट। अगेन ये क्योंकि प्लांट है तो प्लांट किंगडम में आ गया। अब क्योंकि ये मोनोकोट है, जो व्हीट है इसके सीड को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये मोनोकोटिलिडनी का। तो हमें ये याद है, हम ये लिख सकते हैं, मोनोकोटिलिडनी। इसकी जो क्लास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोनोकोटिलिडनी। इसका साइंटिफिक नेम भी हमें आता है। साइंटिफिक नेम में जीनस नेम इसका क्या होता है, ट्रिटिकम। और इसका स्पीशी नेम क्या होता है, एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब बचती है इसकी फैमिली और इसका ऑर्डर। बस दो चीजें हमें यहाँ पर याद करनी है, दोनों ही बहुत सिंपल सी है। इसकी जो फैमिली है वो है पोएसी, और पो वर्ड से ही स्टार्ट होती है इसका गण या इसका ऑर्डर, पोएल्स। हमेशा गण या ऑर्डर के लास्ट में एल्स वर्ड आता है, सेपिंडेल्स, पोएल्स। ठीक है, नॉर्मली फैमिली के केस में हमेशा एसी वर्ड आता है, एनाकार्डिएसी, पोएसी, सोलेनेसी, ये सारे वर्ड हमने सुने हैं। तो फैमिली के एंड में नॉर्मली एसी वर्ड आता है। तो ये हमने इन चार ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को देखा एक टेबल के फॉर्म में। अच्छा, इसका फाइलम रहेगा, फाइलम यानी कि ये किस डिवीजन में आता है, तो ये भी किस में आता है, एंजियोस्पर्म में ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो सिमिलर हो गई, प्लांटे हो गया, प्लांटे हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कुल और गण को लर्न करने में। तो इसको आप बार बार अगर लिखेंगे, एक दो बार लिखेंगे, तो आपको कुल और गण यानी कि फैमिली और ऑर्डर ये दोनों भी लर्न हो जाएंगे। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा इजी तरीके से। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस चैप्टर में कुछ हमारा छूट गया, जहां पर कोई चीज रह गई है जो इंपॉर्टेंट थी, बताने जैसे थे, मैं नहीं बता पाई हूँ। तो आगे हम इन दो तीन चीजों को कवर करने वाले हैं। जैसे सम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर, मतलब ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो से तीन साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी बुक्स लिखी हुई है, लेकिन उनको हम एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, जो बुक्स है, वो हमने वहां पर भी देखी थी जब हमने फर्स्ट क्लास देखी थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। कैरोलस लीनियस की दो बुक्स मैंने बताई है, तीसरी एक और बुक आपको यहाँ पर ऐड करनी है। एक तो हमने देखा था इनका फिलोसोफिया बोटानिका, फिलोसोफिया बोटानिका। एक दूसरी बुक इनकी हमने देखी थी सिस्टेमा नेचुरी,
और एक थर्ड बुक आपको याद रखनी है, स्पीशी प्लांटेरम, स्पीशी प्लांटेरम। तो ये 3 बुक्स हो जाती है किसकी, कैरोलस लिनियस की। अगर आपको याद हो हमने जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट करते समय हमने अर्नस्ट मेयर के बारे में पढ़ा था। अर्नस्ट मेयर की, अर्नेस्ट मेयर जिनको हम कहते हैं, अर्नेस्ट मेयर की बुक्स तो बुक में नहीं दी हुई है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप जान लेंगे तो आपको और आसानी रहेगी। अर्नेस्ट मेयर के बारे में आप और 1-2 बातें जान पाएंगे। तो अर्नेस्ट मेयर की बुक्स की बात की जाए तो इनकी 2 बुक्स आप याद रख सकते हो, सिस्टमैटिक्स एंड origin of species, systematics and origin of species, ये इनकी फर्स्ट बुक है। और इनकी सेकंड बुक का नाम है एनिमल स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको दो साइंटिस्ट की लगभग 5 बुक्स है, आप इन 5 बुक्स को देख सकते हैं। कैरोलस लिनियस की जो तीनों बुक्स है ये तो लर्न करना ही करना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने कवर नहीं किए हैं, इनको हम देख लेते हैं। ग्रोथ इज ट्विन कैरेक्टर, द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ग्रोथ क्या है, एक ट्विन कैरेक्टर। इसको ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर ये सारी टर्म्स आ सकती है। ग्रोथ इज ट्विन कैरेक्टर, द्वियुग्मी लक्षण है। ग्रोथ क्या है, द्वियुग्मी लक्षण है। कैसे, जैसे कि ग्रोथ हम तब भी मानते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म कैसे बढ़ रहा है, बाय मास, यानी कि उसकी बॉडी साइज इंक्रीज हो रही है, बाय मास बढ़ रहा है तब भी उसको आप ग्रोथ कहोगे। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं तब भी हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं तब भी ग्रोथ होती है, ये कैसे होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि। आपको अगर याद हो अमीबा, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय जीव है। इसमें होता क्या है, इसकी जो बॉडी होती है, क्योंकि सिंगल एक ही सेल से बना हुआ है, इसकी बॉडी को जब ग्रोथ करनी हो तो ये अपने सेल के साइज में इंक्रीज करेगा, मतलब इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, जीव द्रव्य बढ़ेगा और ये अपने साइज में इंक्रीज हो जाएगा। धीरे धीरे ये क्या करता है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होना शुरू कर देता है और इसके दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और ये 2 संतान उत्पन्न हो जाती है, 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। ये हमारे पास मेन अमीबा था। अब इसके यहाँ पर आपको 2 प्रोजेनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अमीबा ने किया तो क्या था, सेल के साइज को इंक्रीज किया था, बाय मास इंक्रीज हो रही थी, लेकिन साथ साथ में क्या हो गया, सेल का नंबर भी बढ़ गया। यहाँ पर एक सेल थी, अब यहाँ पर क्या हो गया, सेल का नंबर भी बढ़ गया। तो ग्रोथ यहाँ पर भी हो रही है, इस कंडीशन में भी जब सेल का मास बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ हो रही है, सेल का नंबर बढ़ रहा है तब भी एक तरीके से ग्रोथ हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है और जो रिप्रोडक्शन होता है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करना चाहे, ग्रोथ करना चाहे, तो साथ साथ उसका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने ही जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर भी देखिए ना, अमीबा ने क्या किया था, अपने आप को केवल सेल के साइज में इंक्रीज किया था, सेल के साइज में इंक्रीज करना चाह रही थी, लेकिन साथ साथ में क्या हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ अलग होती है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। तो वहां पर वो दोनों इंक्लूसिव प्रोसेसेस नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में होता है, एक कोशिकीय जीवों के केस में होता है, इंक्लूसिव प्रोसेस होती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रोथ से ही रिलेटेड एक और चीज है कि कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, ये कैसे अपनी ग्रोथ करता है, अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है, बाय बडिंग करता है। अगर आपने हाइड्रा सुना हो, हाइड्रा भी कैसे रिप्रोडक्शन करता है, बाय बडिंग। ये सारा जब आप 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पर आप बैक्टीरियाज, हाइड्रास और इन सब के बारे में देखते हो, रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं। अगर फंजाई देखें, फिलामेंटस जो फंजाई होती है वो भी क्या कर सकती है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस का यूज करती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, फ्रेगमेंट्स में टूट करके फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस का यूज करती है। अगर आपने प्लेनेरिया नाम सुना हो, चपटे क्रमी जिसको हम चपटा क्रमी जिसको हम कहते हैं प्लेनेरिया,
इसमें क्या होता है, इसका जो छोटा सा हिस्सा भी अगर टूट जाए तो वो पुनर्जीवित हो जाता है, मतलब वो छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि अगर पूरी प्लेनेरिया की बॉडी है, अगर छोटा सा हिस्सा यहाँ से टूट जाए तो ये वापस से अपनी पूरी बॉडी को फॉर्म कर लेता है, पूरी बॉडी को फिर से बना लेता है। ये प्लेनेरिया की स्पेशलिटी है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनमें इम्यून प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन या ग्रोथ होती है। ओके, ये एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, अर्लियर क्लासिफिकेशन का? जैसे क्लासिफिकेशन अभी के टाइम में जैसे होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन सब में किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। पहले भी जब क्लासिफिकेशन नहीं बना था, उसके पहले भी जो आदि मानव हुआ करते थे या फिर जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, वो भी क्लासिफिकेशन में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था, बट किस बेसिस पर किया था? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने ऑर्गेनिज्म उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, उस ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है, वो ऑर्गेनिज्म किस काम में आ रहा है। जैसे ऑक्स है, बेल है, तो बैलगाड़ी बना दी, वो क्या कर रहा है, वजन ढोने के काम आ रहा है। खच्चर है या फिर जो डोंकी है, ये क्या काम करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को लेकर जाने का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने के काम में आएंगे। तो इनको क्या किया गया, अलग कैटेगरी बना दी गई। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, मान लीजिए डॉग घरों की रखवाली करने के लिए यूज होता है, तो उस टाइम पर भी एज अ सेफ्टी पर्पस उसको यूज किया जाता था, तो उसके लिए एक अलग क्लास बना दी गई थी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमें फूड देते हैं, खाना देते हैं, जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने अलग क्लासेस में रख दिया। तो अलग अलग यूज के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को पहले भी क्लासिफाई किया जा चुका है, वो अर्लियर क्लासिफिकेशन माना जाता है। लेकिन अभी के टाइम में हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके क्या बेसिस है, उसको किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, ये सारे बेसिस हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब एक लास्ट चीज हमारे पास आती है, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट और एनिमल दोनों के ही अंदर कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जो एक्सक्लूसिव इवेंट है, इंक्लूसिव इवेंट नहीं है। आज के सेशन में मैंने समझाया है, आशा करती हूँ कि आप इसका आंसर सही देंगे। एक्सक्लूसिव इवेंट है, अधिकांश उच्च श्रेणी के जंतुओं और पादपों में यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, कौन सी दो ऐसी प्रोसेसेस है जो कि विशिष्ट है, एक दूसरे से अलग है, जो कि बड़े हायर ऑर्गेनिजम्स में साथ साथ में नहीं हो सकती। तो ये चारों ऑप्शन है, पहले इस बात को आप समझना, उसके बाद आप आंसर जरूर करना। तो यहाँ पर अपना चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।